तो आज के लेक्चर में देखेंगे chiral molecules having no asymmetric centers। अब देखो, आज जो हम मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं वो और उस मॉलिक्यूल्स में कोई भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। उसमें असिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, फिर भी वो मॉलिक्यूल्स क्या है, कायरल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज के जो लेक्चर में हम देखेंगे वो है आपके पास अलीन। क्या है ये? अलीन। अब देखो, अलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अलीन होता है डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। ठीक है, इसमें देखो कंटिन्यूअस क्या है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कंटिन्यूअस दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इसमें कंटिन्यूअस दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये जो सिस्टम होती है इसे हम कहते हैं अलीन। और ये जो अलीन है ये कायरल हो सकता है कब? इसके लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले ये जो अलीन है इसका पॉइंट ग्रुप होता है D2D। पॉइंट ग्रुप क्या होता है? D2D। और इसमें दो क्या प्रेजेंट है? प्लेन्स प्रेजेंट है। अगर इसमें प्लेन्स प्रेजेंट होती है तो ये मॉलिक्यूल अकायरल होता है। जैसे कि इस वाले अलीन में क्या है, दो प्लेन्स प्रेजेंट है और उस प्लेन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अलीन है, ये बन जाता है अकायरल। तो कायरल अलीन कौन सा होता है? इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो आगे जाके देखेंगे। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो आपके ग्रुप्स होंगे डिफरेंट कार्बन पे, जो भी ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे ये ए मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो दो ग्रुप्स है वो डिफरेंट है। मतलब इस कार्बन पे जो जो दो ग्रुप्स है वो क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पे इस कार्बन पे जो है वो डिफरेंट है। एक जगह पे हाइड्रोजन है और दूसरी जगह पे क्लोरीन है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होता तो ये मॉलिक्यूल कभी भी कायरल नहीं होता। इसमें प्लेन पॉसिबल होती अगर सेम ग्रुप होता तो। पर यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है। अगर डिफरेंट ग्रुप है तो अलीन ए डज नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इट इज कायरल मॉलिक्यूल। Okay, so chiral allene must have two different groups on each terminal carbon atom and the chiral allene must not contain a plane of symmetry। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो डिफरेंट ग्रुप्स की ऑन ईच टर्मिनल कार्बन एटम, देन एंड देन ओनली उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं बी मॉलिक्यूल। ये जो बी मॉलिक्यूल है ये भी अलीन ही है, पर इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं है। इस कार्बन पे अगर हम देखेंगे तो दो क्लोरीन क्या है, सेम है। अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लेन पॉसिबल है। ये जो प्लेन दिखाई दे रही है आपको, ये प्लेन इस मॉलिक्यूल में क्या है, पॉसिबल है। अगर कोई भी एक प्लेन पॉसिबल है तो तो वो क्या बन जाएगा, अकायरल बन जाएगा। इसलिए नॉर्मल अलीन्स में दो प्लेन होती है, पर अगर आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन देते हो डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच टर्मिनल कार्बन एटम, उस वक्त क्या होगा, दोनों प्लेन्स पॉसिबल नहीं होंगे। और प्लेन अगर पॉसिबल नहीं है अलीन में तो ही वो कायरल होगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक नोट क्या है, अलीन itself has टू मिरर प्लेन्स एंड इज अकायरल। नॉर्मल अलीन्स में दो प्लेन्स होती हैं और वो कायरल होता है। However, if both ends of the allene are each attached to two different substituents, the resultant molecule lacks a plane of symmetry and is chiral। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन करके बताया था ऊपर वही लिखा हुआ है। This type of chirality is referred as axial chirality। इस कायरलिटी को क्या बोलते हैं, एक्सियल कायरलिटी। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अलीन कायरल क्यों है, क्योंकि उसमें एक्सियल कायरलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सियल कायरलिटी प्रेजेंट है। वो कब आती है, जब उसमें प्लेन पॉसिबल नहीं होंगे तो उसमें एक्सियल कायरलिटी आएगी। ओके, चलो अब देखो ये जो अलीन है जैसे कि मैंने बताया
कि अलीन में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब इसमें देखो, इन केस ऑफ क्यूमुलेटेड सिस्टम, अब जब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है तो उसे कहा जाता है क्यूमुलेटेड सिस्टम। क्यूमुलेटेड सिस्टम, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब इस टाइप की जो सिस्टम होती है इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और ये जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम। In case of cumulated system, if the number of double bond is even, इस टाइप की सिस्टम में देखो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं, आप इतने जितने चाहे वो लिखने लिख सकते हो। अगर इन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स का नंबर, ठीक है, n की वैल्यू अगर इवन है मतलब 2 है, 4 है या 6 है, तो वो स्टैगर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्या होगा? स्टैगर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर n की वैल्यू ऑड है तो वो किस में प्रेजेंट होगा? इक्लिप्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास अलीन है ये स्टैगर्ड में प्रेजेंट है, ये स्टैगर्ड में प्रेजेंट है। और स्टैगर्ड में प्रेजेंट है तो ये कायरल हो सकता है, ये कायरल हो सकता है। समझ गए? ये जो है ये कायरल हो सकता है कब? अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो हो सकता है। अगर हम बात करें इक्लिप्स की, तो इक्लिप्स जो है वो कभी भी कायरल नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, तो अलीन में अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन है तो वो स्टैगर्ड होगा, वो कायरल हो सकता है, इनैंशोमर शो करेगा, इनैंशोमर शो करेगा। अगर इक्लिप्स्ड है तो वो कायरल नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। फॉर अलीन टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट शुड ओबे द फॉलोइंग कंडीशन। अब हम देखते हैं कि अलीन ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा या फिर कायरल कब होगा। तो कायरल होने के लिए उसके पास कंडीशंस हैं, ये अगर वो कंडीशन फॉलो करेगा तो ही अलीन कायरल होगा या फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट बी इवन। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर उसमें डबल बॉन्ड इवन है तो वो कैसे होता है? स्टैगर्ड होता है, वो स्टैगर्ड होता है। और वो स्टैगर्ड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है देयर शुड बी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। मैंने पहले ही बताया कि हमें क्या करना है? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रखना है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रखने से क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री absent हो जाएगी। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री absent हो जाएगी। कब? अगर आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रखते हैं तो ही प्लेन ऑफ सिमेट्री absent होगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है तो वो मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, कायरल नहीं होगा अलीन के केस में। ठीक है, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? देखो हम देखते हैं टर्मिनल कार्बन्स, ये जो टर्मिनल कार्बन्स है इस पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पे जो C और D ग्रुप है, लेफ्ट साइड पे कार्बन पे जो C और D ग्रुप है ये कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। C इज नॉट इक्वल टू D। अगर इस टाइप का प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है और राइट साइड में भी A और B इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ही अलीन क्या होगा? अलीन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं तो वो अकायरल हो जाएगा। तो अलीन ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए या फिर कायरल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होने चाहिए, और सेकेंड कंडीशन है देयर शुड बी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि अभी मैंने बताया C इज नॉट इक्वल टू D एंड A इज नॉट इक्वल टू B। ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अगर उस मॉलिक्यूल में है तो ही वो अलीन कायरल होगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ कि कौन से अलीन्स कायरल है और कौन से अकायरल है। ओके, अब ये फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इसकी हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो अलीन है इसमें आप देख सकते हो ये दोनों ग्रुप्स कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब टर्मिनल एंड पे जो कार्बन है उस पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये प्रॉपर कंडीशन है, दोनों डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट कार्बन पे डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो फॉर एक कंडीशन हो गई कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, क्या है इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड कैसे होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड, तो इसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर दो प्रेजेंट है तो इसका मतलब इवन डबल बॉन्ड है, और इवन डबल बॉन्ड है इसका मतलब फर्स्ट जो है ये जो मॉलिक्यूल है वो कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं इस सेकेंड मॉलिक्यूल की। अब देखो सेकेंड मॉलिक्यूल में आप देख के बता सकते हो कि ये कायरल है या अकायरल है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन देखो, इस कार्बन पे क्लोरीन है, यहाँ पे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, डिफरेंट ग्रुप्स है, मतलब फॉलो कर रहा है। बस राइट साइड के कार्बन पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, दोनों हाइड्रोजन सेम है, मतलब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे नो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स यहाँ पे इवन है, तो एक कंडीशन फॉलो करता है, सेकेंड कंडीशन अनफॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा इन दोनों कंडीशन में से तो वो क्या होगा, अकायरल होगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये भी ये अकायरल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जो मॉलिक्यूल अकायरल होते हैं वो ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, ठीक है। थर्ड मॉलिक्यूल की तरफ चलो देखते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है। सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट करोगे, डबल बॉन्ड्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, 1 2 3 4, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 4। इसका मतलब ये एक इवन नंबर है। सेकेंड, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में देख सकते हो यहाँ पे CH3H डिफरेंट डिफरेंट है, और यहाँ पे H और Br डिफरेंट डिफरेंट है। आपको बस इस कार्बन पे देखना है कि दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है क्या, उसके बाद इस कार्बन पे देखो क्या दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है क्या। ठीक है, इतना अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, मतलब इस मॉलिक्यूल में भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। अगर इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा, ये कायरल होगा। और जो भी कायरल होते हैं वो फिर से ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ओके, अब इसके बाद एक लास्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे देखते हैं। इसका नेचर थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। इसमें डबल बॉन्ड्स तो दो है पर एक रिंग सिस्टम भी है। ठीक है, एक यहाँ पे एक रिंग भी दिखाई देगी है। तो ये भी जनरली अलीन की तरह ही है। आपको क्या करना है, इसे एक अलग सब्स्टिट्यूएंट की तरह देखना है और यहाँ पे एक अलग सब्स्टिट्यूएंट की तरह इमेजिन करना है।
तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इस मॉलिक्यूल में ये कितना है, वहां कौन सा है, फोर्थ मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो इस फोर्थ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स E1 है। और उसके बाद प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन देखो, हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप अलग अलग है, और यहाँ पे भी ये वाला ग्रुप और हाइड्रोजन अलग अलग है। मतलब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, विथ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। और अगर इस मॉलिक्यूल में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल कायरल होगा। और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी है। इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब वो स्टैगर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और वो अगर स्टैगर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कायरल हो सकता है। तो यहाँ पे ये कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अलीन क्या होता है और वो कब कायरल होगा और कब अकायरल होगा या फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये अभी तक हमने देखा है। अब देखो, अगर कोई एक अलीन कायरल है तो क्या हो सकता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे। राइट साइड में जो है ये मॉलिक्यूल, राइट साइड में जो ए मॉलिक्यूल है, क्या ये कायरल है? हाँ, ये कायरल है, क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन है और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन उस पे प्रेजेंट है। मतलब एक कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो अगर ये कायरल है तो जो भी मॉलिक्यूल कायरल होता है उसमें जनरली हम क्या देखते हैं, असिमेट्रिक सेंटर होता है। ओके, असिमेट्रिक सेंटर अगर है तो कायरल होता है, पर अलीन में कोई भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बताया कि कायरल अलीन में कोई भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं है। ओके, यहाँ पे जो कायरलिटी आती है वो कायरलिटी आती है ड्यू टू एक्सिस ऑफ कायरलिटी। ओके, सो यहाँ पे ये जो कायरल है मतलब इसकी मिरर इमेज होगी। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उसकी मिरर इमेज होगी, और इसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। समझ रहे हो आप? देखो, इस ए मॉलिक्यूल की मिरर इमेज हम लेते हैं, अगर मिरर इमेज ले लेते हैं तो ये बी मॉलिक्यूल की तरह दिखेगी। मिरर इमेज जो है वो बी मॉलिक्यूल की तरह दिखेगी। और यहाँ पे जो ए और बी है वो कभी भी सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। ये जो बी है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ए एंड बी दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, ये दोनों इनएंशियोमर्स होंगे, ये दोनों इनएंशियोमर्स रहेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसी को आगे जाके प्रूव करना है, क्या ए एंड बी इनएंशियोमर्स है। अगर ये इनएंशियोमर्स होंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी अलग आएगा। जैसे कि अगर असिमेट्रिक सेंटर होता है तो असिमेट्रिक सेंटर में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर अलग अलग आरएस कॉन्फ़िगरेशन है किसी एक मॉलिक्यूल में तो वो आइसोमर इनएंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अलीन में आरएस नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करेंगे, और कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक आपके पास अलीन मॉलिक्यूल है। अब आपको करना क्या है, आपको देखो, सबसे पहले अलीन को देखो, सबसे पहले चेक करो क्या वो कायरल है। कायरल होने के लिए दो कंडीशन है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होनी चाहिए, और सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है उसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी प्रेजेंट है। अगर ये ऐसा है तो ये मॉलिक्यूल कायरल होगा। और अगर वो कायरल है तो अब हम उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप अलीन को देखोगे और देखोगे कि कौन से कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन की गई है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है उस अलीन में तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं निकाल सकते, कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते। तो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये जो, जिसे हम कहते हैं फ्रंट कार्बन, मैं इसे एज्यूम करूंगा अभी के लिए फ्रंट कार्बन, और ये जो है ये है मेरे लिए बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे
स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है, और बैक कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन है। तो जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन है वो मेरे लिए बैक कार्बन रहेगा हमेशा के लिए, और जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है वो मेरे लिए क्या होगा, फ्रंट कार्बन रहेगा। जैसे कि मैं देखो अभी यहाँ पे देख कहां से रहा हूं, इस एंड से, मतलब ये कार्बन मेरे लिए क्या है, ये है फ्रंट कार्बन, और ये जो है वो है मेरे लिए बैक कार्बन। ठीक है, ये है फ्रंट कार्बन और ये है बैक कार्बन। तो अब जो बैक कार्बन है उस पे स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे ज्यादा प्रायोरिटी आएगी ब्रोमीन को, सेकेंड आएगी क्लोरीन को क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। उसके बाद क्या करना है, बैक कार्बन पे कंटिन्यू रखना है प्रायोरिटी का ऑर्डर। मतलब यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी आएगी CH3 को, और फोर्थ प्रायोरिटी आएगी कहाँ पे, हाइड्रोजन को। देखो मैंने क्या किया है, कहां से स्टार्ट किया, फ्रंट कार्बन से, जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है। प्रायोरिटी देने के लिए मैंने स्टार्ट किया और कंटिन्यू किया बैक कार्बन तक, ओके, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। अब यहाँ पे चेक करोगे कि ये रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रोटेशन है वो कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, रोटेशन क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्योंकि 1 2 और यहाँ पे है आपका 3। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं R। कब, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। और यहाँ पे बिलो द प्लेन है मतलब क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा तो आर स्टीरियोकेमिस्ट्री ही शो करेगा। अगर वो बिलो द प्लेन नहीं होता तो हम चेंज करके लिख सकते हैं। ओके, समझ गए आप। यहाँ पे सबसे पहले आप फ्रंट कार्बन पे नंबरिंग देना स्टार्ट करो और जाओगे जहां तक, कहां तक जाओगे, बैक कार्बन तक जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन है। फर्स्ट में तो मैंने बता दिया, सेकंड में हम चेक करते हैं कि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। अब देखो यहाँ पे डिफाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये बैक कार्बन फ्रंट कार्बन ये है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन तो हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है, देखो क्लॉकवाइज ऐसे है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो अबोव द प्लेन है। मतलब हम क्या करेंगे, आर चेंज करेंगे यस में, आर चेंज करेंगे यस में। तो यहाँ पे इस अलीन के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, यस होगी, या फिर यस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा ये अली। ओके ओके, तो देखो ऊपर वाले एक एग्जाम में आते हैं जहां पे हमने क्या देखा था, ए और बी मॉलिक्यूल को देखा था, और ए और बी मॉलिक्यूल में ये और बी मॉलिक्यूल क्या है, इनैंशियोमर्स है। अगर ये इनैंशियोमर्स है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होना चाहिए। तो ए में सबसे पहले ट्राई करो कि ए का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मिथाइल ग्रुप को, सेकेंड प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन को, थर्ड प्रायोरिटी किसको आएगी, थर्ड प्रायोरिटी मिथाइल को, और फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन को। तो देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो इसके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी यस। इस तरफ आते हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी आर। मतलब ए और बी क्या है, दोनों आइसोमर्स है, दोनों आइसोमर्स है, बस बट
उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। एक का ए का कॉन्फ़िगरेशन है यस और बी का कॉन्फ़िगरेशन है आर। अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो वो कैसे आइसोमर्स है, वो इनैंशोमर्स होंगे, वो इनैंशोमर्स रहेंगे। तो मैंने ये पहले ही यहाँ पे बताया था मिरर इमेज लेके कि मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है तो वो इनैंशोमर्स होते हैं, या फिर उसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगा, आर यस आएगा या फिर यस और आर चेंज हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो वो इनैंशोमर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी सिस्टम होती है ये कायरल होती है, अलील सिस्टम कायरल होती है, और ये अलीन सिस्टम दो आइसोमर्स शो कर सकती है। ठीक है, चलो अब देखो और भी आगे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी आपको निकालनी होगी। अब देखो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो डबल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड है और उससे अटैच एक रिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे भी आप इसे अलीन मॉलिक्यूल की तरह ही एज्यूम करोगे, और अगर अलीन मॉलिक्यूल की तरह एज्यूम करोगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी उसकी तरह ही निकालोगे। ओके, यहाँ पे मिक्स मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक साइड में डबल बॉन्ड है और एक साइड में रिंग सिस्टम है, दोनों अटैच्ड है एक ही कार्बन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो एसिड को 1, यहाँ पे 2, उसके बाद 3 और यहाँ पे 4। तो रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा यस। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा यस। ओके, तो अगर यस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो मुझे बताओ इस वन मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने दिखाएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये मॉलिक्यूल जो है वो कायरल है, और ये कायरल है तो दो स्टीरियोआइसोमर शो कर सकता है, जिसमें एक का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर, और आर का जो मिरर इमेज होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा यस। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये मॉलिक्यूल दो इन्हें दो स्टीरियोआइसोमर शो करता है। ठीक है, बाकी जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। ओके, तो बाकी जितने भी एग्जांपल्स हैं उसका आप कॉन्फ़िगरेशन बाद में निकाल देना। ओके, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम एक बार निकाल देते हैं। इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, नहीं निकाल सकते, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते हैं, पर आप बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल क्या कायरल है। तो कायरल होने के लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो नहीं है, और एक डबल बॉन्ड और एक रिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे भी इवन ही होगा। एक डबल बॉन्ड और एक रिंग सिस्टम अगर है तो इसमें भी इवन ही होगा। ओके, और इवन है तो ये क्या बन जाता है, ये स्टैगर्ड बन जाता है। सेकेंड प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन देखो, R1 एंड R2 दो डिफरेंट ग्रुप्स है। यहाँ पे देखो R ग्रुप तो है, बस और एक ग्रुप प्रेजेंट है क्या, हाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी होती है, तो इसे भी अभी आप एज्यूम करोगे। आर ग्रुप है और दूसरी साइड में लोन पेयर है, मतलब यहाँ पे भी दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, मतलब इस मॉलिक्यूल में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अगर इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो अकायरल है, और अगर वो कायरल है तो उसमें आप क्या निकाल सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, अगर वो आर होगा या फिर यस होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है
इस एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल है, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि असिमेट्रिक सेंटर्स कितने हैं या फिर कायरल सेंटर्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये जो है ये एक अलीन सिस्टम है, और ये जो अलीन सिस्टम है ये कायरल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन है, और विथ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे CH3 और H ग्रुप डिफरेंट है, और यहाँ पे ये पूरा अल्किल ग्रुप और H डिफरेंट है, तो ये कायरल होगा। और यहाँ पे देखो ये एक डबल बॉन्ड की सिस्टम है, ये जो डबल बॉन्ड की सिस्टम है ये कायरल है क्या? नहीं है, पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करती है। ये क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मतलब क्या? जो कायरल है वो क्या कर सकता है? R एंड S कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है, सही है ना? R एंड S कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है, मतलब इसका दो आइसोमर्स, दो अलग आइसोमर शो कर सकता है अलीन कायरल सिस्टम। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो दिखा सकते हैं सीस प्लस ट्रांस, मतलब इसके दो, 2+2। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने शो करेगा? ये टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स होंगे 4। ठीक है, एक दो किसकी वजह से? अलीन सिस्टम की वजह से, और दो अल्कीन डबल बॉन्ड की वजह से, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा सीस और ट्रांस। ठीक है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करने होते हैं क्या? नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आएंगे हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, जो है बाइफिनील। अलीन का तो मैंने बता दिया, अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है बाइफिनील। अब ये जो बाइफिनील है ये भी कायरल हो सकता है, अलीन की तरह ये भी कायरल हो सकता है। इसमें भी कोई भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं है। देखो, ये जो बाइफिनिल्स है ना, इसमें भी कोई भी असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी बाइफिनिल कायरल हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल कायरल हो सकते हैं। अगर ये कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, पर इसके लिए भी एक कंडीशन है। ओके, क्या है? कंडीशन है। तो बाइफिनिल्स में आप देख सकते हो दो पीएच बॉन्ड, दो पीएच ग्रुप्स कार्बन कार्बन बॉन्ड से अटैच होते हैं। ओके, अटैच होते हैं। इसमें भी अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के देखो, दो पीएच ग्रुप्स क्या है? दोनों फिनिल रिंग्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है जब आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ऐड करोगे तो। ओके, तो देखते हैं कि कंडीशन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए या फिर कायरल होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन देखो, देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब क्या? क्योंकि ये देखो, ये जो दो पीएच ग्रुप्स है ये क्या होते हैं? रोटेट होते हैं। रोटेट अगर अगर रोटेट होगा तो वो एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। तो इसे आपको क्या करना है? इसे आपको स्टॉप करना है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुट बल्कि ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन। इसके ऑर्थो पोजीशन पे जो भी पीएच ग्रुप्स हैं उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या करो? बल्कि ग्रुप डाल दो। और यहाँ पे जब आप बल्कि ग्रुप डालोगे तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे ही ऐड करना है, मेटा या फिर पैरा पोजीशन पे नहीं है। तो ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। इस वाले मॉलिक्यूल में देखो, यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, पर ये कौन सी पोजीशन है? ये इसकी मेटा पोजीशन है, तो ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तब होगा जब बल्कि ग्रुप कहाँ पे आएगा?
ऑर्थो पोजीशन पे आएगा पीएच रिंग के। ओके ओके। उसके बाद नोट देखो, इफ हाइड्रोजन फ्लोरीन OCH3 groups are present on ortho position, then rotation of ring will not be prevent। देखो क्या बता रहा है ये, अगर हाइड्रोजन आप डाल देते हो, देखो यहाँ पे जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसकी जगह पे मैं हाइड्रोजन डाल दूं, मैं यहाँ पे इसकी जगह पे फ्लोरीन डाल दूं, या फिर मैं इसकी जगह पे OCH3 डाल दूं, तो क्या होगा, ये स्मॉल ग्रुप्स है। हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि बल्कि ग्रुप आपको ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करना है तभी रोटेशन स्टॉप होगा। पर अगर आप हाइड्रोजन डालते हो, फ्लोरीन डालते हो या फिर OCH3 डालते हो, ये स्मॉल ग्रुप्स है, ये रोटेशन को स्टॉप नहीं करेंगे। यहाँ पे जो स्टेरिक रोटेशन स्टॉप होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है इस बल्कि ग्रुप की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि ये दूसरे पीएच ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे जो भी ग्रुप होगा उसके साथ रिपल्शन करेगा और रोटेशन को स्टॉप करेगा। इसलिए रोटेशन को अगर आपको स्टॉप करना है तो स्मॉल ग्रुप क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे नहीं बल्कि ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करना पड़ेगा, और उसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन OCH3 नहीं होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक है तो वहां पे रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेशन अगर होगा तो वो कायरल नहीं होगा, अकायरल होगा। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देयर शुड बी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मतलब देखो, ये जो दोनों पीएच ग्रुप्स है, उस एक पीएच रिंग पे ए और बी ग्रुप प्रेजेंट है, उसी तरह से सेकेंड पीएच ग्रुप रिंग पे एक्स एंड वाई ग्रुप प्रेजेंट है। तो ए जो है कभी भी बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। y जो है कभी भी x के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ये इसे हम बोलते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। और अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बल्कि है तो ये क्या होगा, ये कायरल होगा, और अगर कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये दो कंडीशन जो है वो, ये दो कंडीशन अगर बाइफिनिल मॉलिक्यूल फॉलो करता है तो वो मॉलिक्यूल कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो फिर से एक बात देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है, बल्कि ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो पोजीशन पे, स्मॉल नहीं बल्कि ग्रुप होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन है विद प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, जो फिनिल रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट है ऑर्थो पोजीशन पे वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल देख के बताएंगे कि क्या वो कायरल है या अकायरल है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में देखो यहाँ पे ये क्लोरीन है और इस साइड में ये भी क्लोरीन है। ओके, यहाँ पे जो दोनों ग्रुप है, ये हम इसे अगर ए कंसिडर करेंगे तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, नहीं है। अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये बन जाएगा अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकेंड में देखो यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, यहाँ पे है NO2 ग्रुप और यहाँ पे है ये अल्कील ग्रुप, तो A इज नॉट इक्वल टू B। और इस साइड में देखो यहाँ पे है CH2 और ये NO2, तो ये इस साइड में भी X इज नॉट इक्वल टू Y। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है और यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स भी है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये बन जाएगा कायरल, और कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो अकायरल होगा।
ओके। उसके बाद देखो एक कंसेप्ट होती है एट्रोप आइसोमेरिज्म। अब इसका मीनिंग क्या है? द आइसोमर विच अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज नोन एज आइट्रोप आइसोमर। अब देखो बायफिनिल्स में हो क्या रहा है? अगर ये बायफिनिल कायरल है, ये जो बायफिनिल अभी जो कायरल है, ये अगर कायरल है तो दो आइसोमर शो कर सकता है, टू आइसोमर्स शो कर सकता है। ओके, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर या फिर एस। और यहाँ पे जो दो आइसोमर्स बन रहे हैं वो किसकी वजह से? यहाँ पे आइसोमर जो बन रहा है वो बन रहा है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता तो वो मॉलिक्यूल कभी भी, वो आइसोमर कभी भी कायरल नहीं होता। तो यहाँ पे जो आइसोमर्स हैं वो आइसोमर्स बन रहे हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इसी आइसोमर्स को या फिर इसी फिनोमिनॉन को हम आगे जाके कहते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो बायफिनिल में एट्रोप आइसोमेरिज्म होता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आइसोमर्स बनाता है। समझ गए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आइसोमर्स बनाता है। तो एट्रोप आइसोमेरिज्म बायफिनिल में बायफिनिल कंपाउंड क्या करते हैं? शो करते हैं। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आरएस इन बायफिनिल्स। अभी हमने देखा कि बायफिनिल कब कायरल हो सकता है। अगर वो कायरल है मतलब वो दो आइसोमर शो करेगा। किसी एक आइसोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन R होगा और दूसरे आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन S हो सकता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन R या फिर S है तो वो निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले इसके पहले हमने किया था। आपको क्या पता होना चाहिए? जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें आपको आरएस निकालना है तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस नीचे वाली रिंग पे, इस वाले रिंग पे ये जो रिंग का पार्ट है वो मैंने शेडेड करके दिखाया है। मतलब ये जो रिंग का पार्ट है वो प्लेन की ऊपर की तरफ है। ये जो पार्ट है वो प्लेन की ऊपर की तरफ है, और जो शेडेड नहीं है वो प्लेन से बिलो की तरफ है। मतलब इस अबोव वाले पार्ट पे जो ग्रुप होगा एसिड वो कहाँ पे होगा? अबोव रहेगा। और जो बिलो वाले पार्ट पे, रिंग के पार्ट पे जो ग्रुप होगा वो बिलो की तरफ होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो नीचे की तरफ रिंग है वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अबोव है या बिलो है। इसका मतलब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता चल गया कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफाइन है। अगर ऐसा है तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालना है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इस कार्बन को फ्रंट कार्बन एज्यूम करेंगे, इस रिंग को फ्रंट यूज करेंगे और इस रिंग को हम क्या यूज करेंगे? एज अ बैक। तो फ्रंट से क्या करना है आपको? नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो सबसे ज्यादा नंबरिंग देखो किसे आएगी? NO2 को, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। उसके बाद सेकेंड एसिड को, थर्ड फिर से यहाँ पे इस कार्बन को, और फोर्थ जो आएगी वो इस CH3 ग्रुप को। तो यहाँ पे देखो रोटेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे रोटेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 1 2 3, तो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको देखना होता है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है। तो यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलो। क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो रिंग की साइड है वो बिलो होगी, तो CH3 भी बिलो की साइड में ही रहेगा और उसे आप उसी तरह से एज्यूम करोगे। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वो बिलो है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसका मतलब इस
बाइफिनिल का कॉन्फ़िगरेशन यस आएगा। इस बाइफिनिल सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है जो है वो यस आएगा। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो इसमें निकालते हैं, ट्राई करो कि क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। पहले देखना है कि क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है, ये सबसे पहले देखो। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो कायरल है, ये मॉलिक्यूल कायरल है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कहां से, जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है उस सिस्टम से, उस रिंग सिस्टम से नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड इस साइड में, थर्ड इस रिंग पे यहाँ पे, और फोर्थ हाइड्रोजन को। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, बिलो। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो है। तो रोटेशन देखो कैसे हो रहा है, रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको निकालना होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, किसमें, बाइफिनिल्स में और अलीन्स में। ठीक है, ओके। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबो है तो क्या करेंगे हम, ये अगर अबो होता तो हम आर चेंज करेंगे यस में, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे भी उसे क्या करना है, चेंज करना है और स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखना है या फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइफिनिल्स का जो पार्ट है वो भी खत्म होगा। इसके बाद हम देखेंगे अंसा कंपाउंड। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अंसा कंपाउंड। अब देखो ये जो अंसा कंपाउंड्स हैं ये भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या, ओके, मैंने बताया ये जो अंसा कंपाउंड्स हैं ये भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। कब, इसमें भी अगर प्रॉपर कंडीशन है तो। जैसे हमने प्रॉपर कंडीशन कहाँ पे देखी है, बाइफिनिल्स में या फिर अलीन्स में देखी है, उसी तरह से यहाँ पे भी प्रॉपर कंडीशन है तो ये भी कायरल हो सकते हैं। अब देखो ये जो अंसा कंपाउंड्स है उसमें होता क्या है, यहाँ पे देखो ये एक रिंग सिस्टम है, रिंग है, उसके यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, और इस एटम के बाद यहाँ पे एक चेन सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, ये पूरी एक चेन सिस्टम है। ठीक है, ये पूरी चेन है। अब देखो ये जो चेन है वो हैंडल की तरह यूज होती है, इस मॉलिक्यूल में हैंडल की तरह यूज होती है। सोचो आपके पास कोई एक बैग है, ठीक है, और उस पे एक हैंडल है, ऊपर की तरफ क्या है, हैंडल है। ये हैंडल उसकी तरह काम करता है। और ये जो पीएच ग्रुप रिंग है, ये जो रिंग है वो उस बैग की तरह एक्ट करती है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो रिंग है रोटेट होती है, क्योंकि हो सकता है कि ये हैंडल बहुत बड़ा हो और यहाँ पे ये रिंग जो है वो क्या करती है, रोटेट होती है। और अगर रोटेशन होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इजिली इंटर कन्वर्ट होता रहेगा। ओके, तो अंसा कंपाउंड जो हैंडल लाइक स्ट्रक्चर जिसका होता है उसमें रोटेशन पॉसिबल है, और अगर रोटेशन पॉसिबल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बना सकते हैं, उस रोटेशन को स्टॉप करो। ठीक है, जैसे हमने बाइफिनिल्स में किया, अगर आप उस रोटेशन को स्टॉप कर देते हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। तो अगर आपको उस रोटेशन को स्टॉप करना है
तो देखो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट डाल दो इस रिंग पे, बल्कि ग्रुप या फिर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट डाल दो, उससे क्या होगा, रोटेशन स्टॉप हो जाएगा, उससे रोटेशन स्टॉप होगा और ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएंगे, कायरल हो जाएंगे या फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। कायरल या फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि आप इस अंसा कंपाउंड में रोटेशन रोकने के लिए या फिर रोटेशन को स्टॉप करने के लिए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करोगे, और ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट होंगे। मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, मेरे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, इस फर्स्ट कंडीशन में एक्स ग्रुप जो है वो है COOH और Y जो है वो हो सकता है Br। मैंने X और Y, एक एसिड ग्रुप है दूसरा Br है, और यहाँ पे जो हैंडल है उसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ CH2 चेन है। ये जो n है, इस n की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, n की वैल्यू है 10, n की वैल्यू है 10। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो सकती है। सेकेंड कंडीशन है x होगा और y दोनों Br हो सकते हैं और n की वैल्यू हो सकती है 10। इन दोनों कंडीशंस में ये जो मॉलिक्यूल है वो कायरल होता है। मतलब कायरल है इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वो रोटेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, देखो रिंग, ये जो चेन है उसमें CH2 कितने हैं, 10 है, और ये जो एसिड और ब्रोमीन ग्रुप है वो कंपेरेटिवली बल्की ग्रुप्स है, और इन बल्की ग्रुप की वजह से वो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकेंड में तो हमने दोनों ग्रुप को Br ही रखा है, और Br की साइज जो है कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में Br की साइज ज्यादा होती है, इसलिए हमने क्या किया है, इसे रख दिया। और अगर ये कंडीशन है तो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा, और कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखो मैं क्या लिख रहा हूं। थर्ड में X है COOH, Y है H और N की वैल्यू है 10। तो अभी मुझे बताओ क्या ये मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपने Y जो ग्रुप है वो Br से रिप्लेस करके क्या किया, हाइड्रोजन डाल दिया। Y रिप्लेस करके हाइड्रोजन डाल दिया। अगर आप Y रिप्लेस करके हाइड्रोजन को डाल देते हो तो ये अकायरल होता है। अब अकायरल क्यों होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो बल्कि नहीं है। अगर बल्कि नहीं है तो रोटेशन स्टॉप नहीं होगा, रिंग रोटेट कर जाएगी। अगर रोटेट कर लेती है रिंग तो ये अकायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। थ्री कंडीशंस हो गई। फोर्थ कंडीशन में लिख रहा हूं। फोर्थ कंडीशन में देखो क्या है, फोर्थ कंडीशन में x है, x है COOH, y है H, पर यहां पे n की वैल्यू मैंने कम कर दी। पहले n 10 था, अब 10 से कम कर दिया। तो ऊपर का जो हैंडल है, रिंग चेन का जो ऊपर की तरफ हैंडल है, उसकी मैंने साइज कम कर दी। ग्रुप्स तो मेरे सेम ही है, पर मैंने उसकी साइज क्या कर दी, कम कर दी। तो अगर मैं साइज कम कर देता हूं तो ये जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। बट आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग ये जो है वो इनएक्टिव होगा। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन ये मॉलिक्यूल था तो इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से रोटेशन नहीं हो रहा था,
क्योंकि रिंग की साइज मैंने कम कर दी है। और जब आप हीट करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो रोटेशन पॉसिबल होगा, और रोटेशन अगर होगा तो इनएक्टिव होगा, अकायरल होगा ये मॉलिक्यूल इस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के साथ। ओके, लास्ट लास्ट जो है वो फिफ्थ कंडीशन देखो क्या है। एक्स है COOH, वाई है H, और एन की साइज और ज्यादा कम कर दी मैंने। अब यहाँ पे एन की साइज और ज्यादा कम कर दी। अगर एन की साइज और ज्यादा कम करता हूं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। तो क्या ये हीटिंग के बाद इनएक्टिव होगा? नहीं, अब ये हीटिंग के बाद इनएक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिंग की साइज और कम कर दी है। तो अगर आप हीटिंग भी करोगे तो ये रोटेट नहीं हो पाएगा। अगर रोटेट नहीं हो पाएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कायरल होगा। तो इस तरह से ये जो अंसा कंपाउंड है वो कायरलिटी शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एंड रिंग चेन साइज। ठीक है, तो इस तरह से आप इस अंसा कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो उसमें हम देखेंगे RAS इन ANSA कंपाउंड्स, RAS कॉन्फ़िगरेशन इन ANSA कंपाउंड्स। ठीक है, इसको हम देखते हैं और उसके बाद हम रुक जाएंगे। तो RAS निकालने के लिए देखो क्या करना है हमें। तो सबसे पहले आपको CIP रूल इज नॉट अप्लीकेबल हियर, यहाँ पे कोई भी CIP रूल नहीं है। तो अगर CIP रूल नहीं है तो किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है पायलट एटम। डिसाइड करो कि पायलट एटम क्या है, या फिर हम बोलते हैं रेफरेंस एटम। अब देखो इस साइड में आ जाओ। रेफरेंस एटम कैसे डिसाइड करना है? सबसे पहले देखो कि सब्स्टिट्यूशन किस साइड में है। ओके, तो इस वाले रिंग पे जो लेफ्ट साइड में अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे Br जो है वो इस साइड में राइट साइड में प्रेजेंट है। तो जिस साइड में ये प्रेजेंट है उस साइड का आपको CH2 ग्रुप को क्या करना है? एज अ पायलट एटम डिसाइड करना है। जिस साइड में सब्स्टिट्यूशन है उस साइड का आपका पायलट एटम होगा। सेकेंड रिंग पे देखो, लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हमारा क्या होगा? पायलट एटम होगा। ये हमारा पायलट एटम होगा या फिर रेफरेंस एटम होगा। एक बार अगर आप पायलट एटम या फिर रेफरेंस एटम डिसाइड करते हो तो उसके बाद सेलेक्ट नीरेस्ट रेफरेंस टू बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? नंबरिंग स्टार्ट करना है। कहां से? इस ऑक्सीजन के पास से 1 2 3। क्या करना है? उसके बाद आपको नंबरिंग देना है। पायलट एटम के बाद जो भी एटम होगा वहां से नंबरिंग देना है। मैंने नंबरिंग दे दिया। अब यहाँ पे जो नंबरिंग मैं दे रहा हूं इससे देखो ये किस तरह का रोटेशन हो रहा है। ये रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा यस, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा यस। और इस राइट साइड के मॉलिक्यूल में देखो नंबरिंग 1 2 3, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। तो एक में कॉन्फ़िगरेशन है यस और दूसरे वाले में कॉन्फ़िगरेशन है आर। तो अगर मैं एस की मिरर इमेज ले लेता हूं, एस की मैं मिरर इमेज ले लेता हूं तो ये मिरर इमेज आर कॉन्फ़िगरेशन का आइसोमर शो करेगी। मतलब ये दोनों क्या है? यस एंड आर दोनों क्या है? इनएंशोमर्स है। ये दोनों इनएंशोमर्स है। ठीक है, समझ गए किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन निकालना है अंसा कंपाउंड में। सबसे पहले पायलट एटम डिसाइड करो। सबसे पहले पायलट एटम डिसाइड करो। उसके बाद आपको क्या करना है? नंबरिंग देना है। जिस साइड में सब्स्टिट्यूएंट है उस साइड में
और उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है और उससे आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। तो अगर आपका अनसा कंपाउंड अनसा मॉलिक्यूल कायरल है तो वो दो आइसोमर शो करेगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और वो अगर आइसोमर शो करता है विथ कायरलिटी तो वो मॉलिक्यूल इनैंशोमर होंगे, या फिर वो आइसोमर्स जो है वो इनैंशोमर्स होंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हमें हमें देखना है पैरासाइक्लोफीन, और पैरासाइक्लोफीन के बाद हमें देखना है हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें किस तरह से कायरलिटी डिफाइन करनी है और किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम रुकते हैं। थैंक यू।